फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, किसी भी पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या रेस्पिरेटरी में कोई सा भी डिसऑर्डर या डिसीज हुई है, तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सा ऐसा असेसमेंट करते हैं जो कि हमें पता चल जाता है कि इस इंसान को या इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का नाम कंप्लीटली रेस्पिरेटरी असेसमेंट का फंक्शंस क्या क्या होता है और उसको असेसमेंट करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो भी मैं आपकी इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इज अ सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ द ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज एंड लंग फंक्शन टू डिटेक्ट रेस्पिरेटरी डिसीज ईयरली। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी चीज का असेसमेंट किया जाता है। जैसे फिजिकल असेसमेंट, तो फिजिकल असेसमेंट में क्या होता है? पूरे बॉडी का असेसमेंट किया जाता है कि हाँ, जो बंदा है, सामने वाला या इंसान है, वो कोई एबनॉर्मलिटीज के साथ तो नहीं जी रहा है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी जो होता है, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, तो रेस्पिरेटरी असेसमेंट में ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी उसका फंक्शन है उसको सिस्टमेटिकली इवैल्यूएशन किया जाता है, सिस्टमेटिकली असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि ब्रीथिंग, कैसे सांस ले रहा है, जो एबनॉर्मल तो नहीं है, जल्दी जल्दी सांस तो नहीं ले रहा है, लेट लेट सांस तो नहीं ले रहा है, इस टाइप से। गैस एक्सचेंज, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, वो कैसे कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी हम असेसमेंट करते हैं। लंग फंक्शन, इसमें लंग का फंक्शन भी आ जाता है। हमारे लंग्स जो होते हैं, दोनों एल्वोलाइज होती है, लंग्स होती है, ट्रेकिया होता है, इसमें भी कोई म्यूकस वगैरह तो नहीं जमा हुआ है। साथ ही साथ हम रेस्पिरेटरी डिसीज को ईयरली डिटेक्ट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी असेसमेंट के द्वारा। A proper assessment help in diagnosis disease like pneumonia, asthma, COPD, TB, pleural effusion और न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, अगर हम प्रॉपर अच्छे से असेसमेंट करें तो पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई आने वाली कंडीशन तो नहीं हो रही है, या कोई आने वाला कोई डिसीज तो नहीं है, या कोई डिसऑर्डर तो नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें हम जो रेस्पिरेटरी असेसमेंट है उसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी डिसीज, जैसे निमोनिया हो गया। निमोनिया में क्या होता है? हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ होने लग जाता है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, प्लूरल इफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ न्यूमोथोरैक्स तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को थोरैक्स में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ रेस्पिरेटरी असेसमेंट के द्वारा ही पता कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी असेसमेंट इंक्लूड्स हिस्ट्री कलेक्शन। रेस्पिरेटरी असेसमेंट में हिस्ट्री कलेक्शन भी आ जाता है। जो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भी हम पता कर सकते हैं, या उसके द्वारा हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस हिस्ट्री भी ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ जो अभी की प्रेजेंट हिस्ट्री है वो भी हमें नोट करना रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। चेस्ट का एग्जामिनेशन हम करते हैं। जैसे बाहर इंटरनली तो हम करते ही हैं, लेकिन इंटरनली हम ऐसे नहीं कर सकते बिना मशीन के द्वारा, लेकिन हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है कि हम रेस्पिरेटरी असेसमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी असेसमेंट 3 टाइप से मिलकर बना होता है: हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री कलेक्शन। अ डिटेल हिस्ट्री हेल्प इन आइडेंटिफाई द कोज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, हिस्ट्री जो होती है, जो हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री मतलब जो पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, पहले बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ तो नहीं आता था आपको, खांसी तो नहीं चलती थी, या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो सारी चीज़ से हम असेसमेंट कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले चीफ कंप्लेंट, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है? तो पेशेंट बताएगा मुझे कफ है, ड्राई है या फिर प्रोडक्टिव कफ है, स्पूटम आ रहा है, कितने अमाउंट में आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, और क्या कंसिस्टेंसी है, मतलब लिक्विड में आ रहा है या फिर जमा हुआ आ रहा है। हेमोप्टियासिस लाइक स्पूटम में ब्लड तो नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि टीबी हो रहा है पेशेंट को। डिस्पनिया मतलब ब्रीथ लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रही है। जब बंदा सांस लेता है, पेशेंट सांस लेता है, तो विजीनेस मतलब सांसों लेता है, ब्रीथ लेता है, तो उस टाइम पे विजीनेस वाली आवाज़ तो नहीं आ रही है, सीटी जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, फीवर तो नहीं हो रहा, फटीग तो नहीं हो रहा। तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर आता है हिस्ट्री कलेक्शन में सेकंड,
पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, तो प्रीवियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे टीबी तो नहीं था, निमोनिया तो नहीं था, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। क्रोनिक डिसीज में अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हम असेसमेंट का एक फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट में हम क्लिक करते हैं। अगर टीबी था पहले तो हम क्लिक कर देंगे, टीबी की 6 महीने तक दवाई चलती है। अगर उसने डोज पूरा लिया था तो हम टिक करेंगे, नहीं तो वापस से उसको टीबी की मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एलर्जी तो नहीं थी कोई पास्ट में, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सर्जरी, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी आपकी, स्मोकिंग तो नहीं करते थे आप, ये सारी चीज़ें पास्ट हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री, जैसे फैमिली के अंदर कोई फैमिली में किसी पर्सन को अस्थमा तो नहीं है, जैसे दादा दादी को या पेरेंट्स को, टीबी तो नहीं थी, लंग कैंसर तो नहीं था, सीओपीडी तो नहीं था, अदर हेरिडिटरी डिसीज तो नहीं थी पेशेंट को, पेशेंट की जो फैमिली होती है उसको। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री भी चेक करते हैं हम, ऑक्यूपेशन क्या है, डस्ट, केमिकल्स, अपशिष्ट एक्सपोजर में तो नहीं दे रहा है पर्सन, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, एल्कोहल कंजप्शन तो नहीं कर रहा है, पेट्स ऑफ होम, घर में कोई पेट तो नहीं है, जैसे बिल्ली कुत्ता ये जो होते हैं डॉग्स वगैरह, ये तो नहीं है। ट्रेवलर हिस्ट्री में चेक करेंगे हम, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आ जाती है। अब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे पेशेंट को देखना, तो ऑब्जर्व करेंगे हम चेस्ट शेप एंड सिमेट्री। चेस्ट का शेप क्या है, मतलब अंदर धंसा तो नहीं है, बाहर उठा तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा, कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही है लंग्स से, तो ये सारी चीज़ें हम मतलब ऐसे ही देख के चेक करेंगे। आवाज वाला वो पाल्पेशन या फिर परकशन के अंदर आ जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम्स हम चेक करेंगे, मतलब असेसमेंट करेंगे सिर्फ देख कर। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, ठीक है, एक्सेसरी मसल तो नहीं आ रही है, नेजल फ्लेयरिंग और साइनोसिस, ब्लू लिप्स या फिंगर्स ब्लू तो नहीं हो रही है। ट्रेकियल पोजीशन, सेंट्रल और डेरिवेटेड, चेस्ट मूवमेंट क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ स्कार और डेफॉर्मिटीज ये क्या है, इसका क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये सारी चीजें हम असेसमेंट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, जिसको इंस्पेक्शन कहा जाता है। फिर पाल्पेशन हम करते हैं, फील करते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन इक्वल और डिक्रीज, ठीक है, पाल्पेशन हम मतलब फिंगर से हम पाल्पेट करते हैं, फील करते हैं हाथ से। टेक्टाइल फ्रेमिटस वाइब्रेशन फेल्ड ऑन चेस्ट व्हेन पेशेंट स्पीक्स, ठीक है। इंक्रीज निमोनिया तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज प्लूरल इफ्यूजन और निम्नोथोरैक्स ये डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये हम पाल्पेशन में चेक कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का क्या पोजीशन है, थोड़ा डिसबैलेंस तो नहीं हो गया, ये भी हम चेक करते हैं हाथ लगा के, या डीप जैसे फिंगर होती है उसको अंदर थोड़ा सा चेस्ट पे अंदर दबा के, तो ये हम तो नहीं करते हैं लेकिन डॉक्टर्स करते हैं, वैसे हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम भी नर्स हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करते, डॉक्टर्स ही करते हैं। टेंडरनेस हम चेक करते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्रैकलिंग सेंसेशन तो नहीं आ रही है चेस्ट पे से। फिर आता है परकशन, टेप करते हैं हम, जैसे फिंगर होती है उसको हम डीपली टेप करते हैं अंदर तक। डिटरमाइंस अंडरलाइंग टिश्यूज, जैसे रिसोडेंट साउंड, नॉर्मल लंग्स है या हाइपर रिसोनेंस, जैसे निमोनोथोरैक्स तो हो, डल साउंड तो नहीं आ रहा, प्लूरल इफ्यूजन, कंसोलिडेशन और फ्लोट साउंड, सीवियर फ्लूइड कलेक्शन, ये सारी चीजें इसमें परकशन में आ जाती है। फिर ऑस्कल्टेशन, जैसे लिशन करते हैं हम स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है, यहाँ यूज स्टेथोस्कोप टू हियर ब्रीथ साउंड, नॉर्मल ब्रीथ साउंड तो वेसिकुलर सॉफ्ट और लो पिच्ड अगर आ रहा है तो वेस्टिकुलर के अंदर आ जाता है, ब्रोंक्यूलर के लाउड और हाई पिचेस्ड आ रहा है, और ब्रोंक्यो वेसिकुलर, तो ये अस्कल्टेशन या लिसन करते हैं हम स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट पे भी, और हमारी जो बेक होती है, बेक ऑफ चेस्ट, उसके ऊपर भी। फिर एबनॉर्मल और एडवेंटिटियस साउंड, जैसे क्लैकलेस वाली आ रही है, फ्लूइड इन लंग्स, लंग्स के अंदर फ्लूइड तो जमा नहीं हो गया, तो उसके अंदर में CHF और निमोनिया हो सकता है। वीजिंग, जैसे एयर नैरोविंग हो गई है तो उसके कारण अस्थमा के कारण हो सकता है। रोची, जैसे एयरवे के अंदर म्यूकस जमा हो गया है तो रोंची बोलते हैं उसको। और प्लूरल फ्रिक्शन रब, इन्फ्लेम्ड प्लूरा जो हो गया उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। और स्टीडोर, जैसे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अस्कल्टेशन में हमें पता चल जाती है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहला होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर आर्टेरियल ब्लड गेज हम चेक करते हैं, जैसे कि पीएच लेवल क्या है, PaO2 क्या है, PaCO2 क्या है, HCO3 क्या है, HaO2 क्या है, इनका फुल फॉर्म में भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो जो पीएच होता है, पीएच का मतलब ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है बॉडी के अंदर, या जो ब्लड है उसके अंदर क्या है। ठीक है। PaO2 मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है आर्टेरियल ऑक्सीजन का, वो क्या है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर। फिर आता है PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है। फिर HCO3 को तो आपको पता ही होगा, बाइकार्बोनेट होता है। फिर आता है SaO2। SaO2 मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन, आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, तो यही होता है फुल फॉर्म इनका। यूज टू इवालुएट, जिसमें हाइपोक्सिया हम चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस तो नहीं हो रहा है। एसिडोसिस मतलब जो एसिड की मात्रा ज़्यादा, और एल्कलोसिस मतलब एसिड मतलब एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा। तो उस कंडीशन में एसिडोसिस और एल्कलोसिस भी हो जाता है, तो हम वो भी इवालुएट करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन या ऑक्सीजनेशन क्या है, स्टेटस क्या है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। फिर आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जिसको बोलते हैं। तो WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स, वो इंक्रीज है क्या, तो उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं अगर डिक्रीज रहती है तो। और HB हीमोग्लोबिन, एनीमिया अफेक्टेड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है, तो ये हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में अफेक्ट करता है। फिर आता है स्पूटम एग्जामिनेशन, जिसमें ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर करते आइडेंटिफाइज बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारा स्पूटम होता है, जैसे कि खकार बोलते हैं, या फिर जो स्पूटम आता है, म्यूकस आता है गले से जब हम खांसी लेते हैं, तो उसका भी टेस्ट होता है। तो उसके अंदर से पता चलता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं कर रहा है, मतलब जो स्पूटम है उसके अंदर, या टीबी वाला बैक्टीरिया तो नहीं है, ये सारी चीज़। AFB टेस्ट में हम टीबी डिटेक्ट करते हैं। साइटोलॉजी के अंदर लंग कैंसर और डिटेक्शन में हमें हेल्प करता है ये स्पूटम एग्जामिनेशन। पल्स ऑक्सीमेट्री में मेजर करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2 को। नॉर्मल क्या है, 95 टू 100% नॉर्मल होता है, लेकिन इससे कम है तो हाइपोक्सिमिया वाली कंडीशन कॉज होती है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर से हमें पता चल जाता है। फिर आता है इमेजिंग स्टडी। इमेजिंग स्टडी में चेस्ट एक्सरे करते हैं तो इन्फेक्शन आ जाता है, ट्यूमर्स उसमें पता चल जाता है, कोलैप्स तो नहीं है वो भी पता चल जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, और न्यूमोनोथॉर्क्स तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेस्ट एक्सरे में पता चल जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। CT स्कैन और HRCT में हमें पता चलता है डिटेक्ट व्यू ऑफ लंग्स, लंग्स किस टाइप का है वो भी हमें पता चल जाता है। स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है पेशेंट, तो उसमें दिख जाता है हमें CT स्कैन में कि लंग्स जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है, या धीरे धीरे सुकड़ता जा रहा है। या कोई लंग्स के अंदर जैसे मान लो वो जो पेप्टिक अल्सर था पेशेंट को पहले, तो वो लंग्स के अंदर तो नहीं चला गया अल्सर, वहाँ पे कुछ छेद वगैरह तो नहीं हो गया। साथ में डिटेक्ट करते हैं हम इंटेस्टाइटल लंग्स डिसीज, ट्यूमर एंड फाइब्रोसिस। फिर थर्ड आता है MRI टेस्ट। MRI जो होता है उसको हम चेक करते हैं सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, वैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, इसमें पता चल जाता है MRI चेस्ट उसमें। फिर आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको PFTB बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पायरोमीटर हम चेक करते हैं, जैसे FVC क्या है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, और FEVI क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, FEV फर्स्ट, और FVC रेशियो, ये हम पता कर सकते हैं स्पायरोमेट्री के अंदर। यूज करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट के लिए, यूज करते हैं COPD डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं, और रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिसीज अगर है तो उसमें भी हम चेक करते हैं स्पायरोमेट्री के द्वारा। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में यूज होता है। फिर आता है पिक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, जिसमें मॉनिटर करते हैं अस्थमा सीवियरिटी तो नहीं हो रही है। लंग वॉल्यूम्स, जैसे टाइलेट वॉल्यूम्स, रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये हम लंग्स वॉल्यूम के अंदर चेक कर सकते हैं। ब्रोंकियोस्कोपी से हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, एयरवे को हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं मशीन में। ब्रोंकियोस्कोपी में ये होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लंग्स के अंदर डाला जाता है, इसमें आगे कैमरा लगा होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं।
देन बायोप्सी के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं, रिमूव फॉर फॉरेन बॉडी और सक्शनिंग म्यूकस, ठीक है। म्यूकस अगर जमा हुआ है तो उसको कट करके हम बाहर निकालते हैं, वहाँ की स्किन जो फॉरेन जो बॉडीज होती है वहाँ पे जम जाती है, उसको रिमूव करके हम निकालते हैं, तो उस कंडीशन में बायोप्सी कहा जाता है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। देन आता है थोरासेंटेसिस, एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड और यूज टू डायग्नोस प्लूरल इफ्यूजन इन्फेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट। ये हम थोरेक के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें हम जो से लंग्स के अंदर कैंसर तो नहीं हो गया वो हम चेक कर सकते हैं, और प्लूरल जो फ्लूइड है वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। फिर आता है नर्सिंग रोल इन रिस्पायरेटरी असेसमेंट। नर्स का क्या क्या रोल होता है रेस्पायरेटरी असेसमेंट में? नर्स असेसमेंट करती है, मॉनिटर रेस्पायरेटरी रेट एंड रिदम, ऑब्जर्व फॉर साइनोसिस और रेस्टलेसनेस, चेक SpO2 लेवल, असेसमेंट कफ एंड स्पूटम, इवालुएट ब्रीथिंग एंड पैटर्न। इतनी सारी चीजें ये असेसमेंट करती है नर्स। फिर इंटरवेंशन में मेंटेन करती है एयरवे पोटेंसी को, साथ ही साथ सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफ एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है पेशेंट को। हेमिडिफायर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड तो नहीं है पेशेंट को, या डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब तो नहीं किया है, तो वो भी हमें प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ नेबुलाइजेशन वाली प्रोसेस भी हमें अप्लाई करना है अगर डॉक्टर्स ने एडवाइस की है तो। पेशेंट को एजुकेट करना है ब्रीथिंग टेक्निक्स, क्या मतलब ब्रीथ कैसे लेना है, डीप ब्रीथ कैसे करना है। डायग्नोस टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, एबीजी एंड वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है, साथ ही साथ स्पूटम स्पेसिमेन सेफली हैंडल करते रहना है। तो यही था आज की इस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या लेक्चर पसंद आ रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।